नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुषी राठौर में। दोस्तों, आज की वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, तलाक के 12 साल बाद अचानक से पत्नी अपने ससुराल जाती है और वहां पर जब अपने पति की हालत देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। जब अपनी पत्नी को देखता है कि वह यहाँ पर आई है और उसकी हालत को देखता है तो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि 12 साल पहले उसने पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज यह पत्नी करोड़ों की गाड़ी में बैठकर वहां पर आई है। आखिर क्या कारण था जो पति ने पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था और किस वजह से वह महिला यहां पर आई थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम संकेत है। संकेत के घर में उसके माता पिता हैं और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। संकेत के पिता पास ही के शहर में एक बहुत ही अच्छे की दुकान है और वह दुकान बीच मार्केट में है, तो इसी वजह से वह अच्छी खासी चला करती है और घर के अंदर रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। संकेत जो है शादी के योग्य हो जाता है तो उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। लड़की का नाम नंदिनी होता है। नंदिनी के घर में उसके 2 छोटे भाई बहन हैं और वह घर की बड़ी लड़की है। उसके पिता छोटी मोटी जिम्मेदारी किया करते हैं और उसे जिम्मेदारी से अपने घर का गुजर बसर अच्छी तरह से कर रहे हैं। इधर नंदिनी की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद नंदिनी अपने पति संकेत के यहाँ पर आती है और वहां पर अच्छी तरह से घर के अंदर रहने लगती है। नंदिनी अपने सास ससुर का कहाँ मना करती और उनके कहे अनुसार सभी कामों को किया करती। वह अपने पति का भी आदर करती है और धीरे धीरे बड़ी अच्छी तरह से समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन तभी दोस्तों, इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई, या यूं कहे नजर नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संकेत के परिवार को देखकर जलने लगते हैं कि उनकी तरक्की काफी अच्छी थी और उनकी तरक्की को देखकर कुछ उसके दोस्त, जो उसके दोस्त होने का दावा तो करते हैं लेकिन असलियत में उसके दोस्त नहीं होते हैं, वह संकेत की तरक्की से जलने लगते हैं और उसके बाद उसे उल्टी सीधी बात सिखाने लगते हैं। नशा करना सिखाते हैं। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा नशा करना सिखाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसे 1 नंबर का नशेड़ी बना देते हैं। अब जब संकेत के बारे में नंदिनी को पता चलता है कि उसका पति शराब पीने लगता है तो वह उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन संकेत उसकी एक नहीं मानता है और उल्टा उससे लड़ाई करने लगता है। इसके बाद नंदिनी अपने सास ससुर से कह देती है और सास ससुर उसे समझाने लगते हैं। समझाने के बाद जो संकेत है वह थोड़ा सा इस बात को मान लेता है, लेकिन घर में कभी नशा करके नहीं आया करता। इसके बाद नंदिनी सोचती है कि चलो ठीक है, अब सुधर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ समय व्यतीत हो जाएगा। नंदिनी संकेत से प्यार किया करती है, लेकिन जो संकेत है वह शराब की बुरी लत का शिकार हो गया था और इसी वजह से सब कुछ हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है। लगभग शादी को 1.5 साल हो जाता है और 1.5 साल बाद नंदिनी एक लड़के को जन्म देती है। अब जैसे ही लड़के का जन्म होता है तो संकेत इस बात की बड़ी खुशियां मनाता है और उसके वह दोस्त जो उसको बर्बाद करना चाहते थे वह उससे पार्टी मांगने लगते हैं। इसके बाद संकेत उनके साथ जाकर शराब पीने लगता है और आज वह कुछ ज्यादा ही शराब पी लेता है और शराब पीकर ही घर में आ जाता है। अब जैसे ही वह शराब पीकर घर में आया था तो उसके बाद नंदिनी उससे लड़ाई करने लगती है और इस पर संकेत नंदिनी पर हाथ उठा देता है। संकेत नंदिनी पर हाथ उठाकर वहां से चला गया था, लेकिन संकेत के हाथ उठाने की वजह से राधिका के सिर में चोट आ गई थी और वह बुरी तरह से घायल हो गई थी। संकेत वहां से दोबारा अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वहीं पर बैठकर शराब पीने लगता है और जैसे ही संकेत के माता पिता को पता चलती है कि बहू को चोट लग गई है तो वह लोग जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और वहां पर उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसे वापस से घर ले आते हैं। इसके बाद जब दूसरे दिन संकेत घर आता है तो घर आने के बाद जब उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो इस बार भी उनकी एक नहीं मानता, क्योंकि इस बार उसने कह दिया था कि अब कितने दिन में तुमसे दब कर रहूंगा, मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, तो तुम लोग मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं। तुम लोगों के पास खाने के लिए रोटी है तो तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो।
और अपनी जिंदगी को आराम से जियो। लेकिन यह बात राका पति पहले तो शराब पिया करता था और बीच के समय में उसने बिल्कुल भी यह बात महसूस नहीं होने दी थी और इस पर संकेत नंदिनी पर हाथ उठा देता है। संकेत नंदिनी पर हाथ उठाकर वहां से चला गया था और वहीं पर बैठकर शराब पीने लगता है। और जैसे ही संकेत के माता पिता को पता चलती है कि बहू को चोट लग गई है तो वह लोग जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और वहां पर उसका इलाज करवाने के बाद उसे वापस से घर ले आते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद नंदिनी और संकेत का तलाक हो जाता है और वह अपने मायके चली जाती है और एक दिन वह एक फ्रेंड से मिलने जाती है। उसके बाद वह महिला से पूरी कहानी बता देती है, जिस कहानी को सुनने के बाद नंदिनी को बड़ी हैरानी होती है। अब महिला उससे पूछने लगती है कि दीदी, आप इस बारे में क्यों पूछ रही हो? तभी राधिका उसे बता देती है कि वह उस घर की बहू थी, लेकिन 10 साल पहले उसका तलाक हो गया है। तो उसके बाद वह महिला और भी डिटेल में उस घर के बारे में बातें उसे बताने लगती है, जिन बातों को सुनने के बाद नंदिनी का दिमाग खराब हो जाता है और वह कैसे भी करके फौरन से उस जगह पर जाना चाहती है। इसके बाद नंदिनी अपने बुटीक में काम करने वाली महिला, जिसका नाम होता है शीतला मौसी, उससे कहती है कि शीतला मौसी, मेरा बच्चा स्कूल से आएगा तो तुम उसे अपने घर ले जाना। बाद में आकर मैं उसे अपने पास ले आऊंगी, क्योंकि जब भी नंदिनी को कहीं बाहर जाना होता था तो वह अपने बच्चे को शीतला मौसी के यहाँ छोड़ दिया करती। शीतला मौसी, जिसकी उम्र 65 साल है, और वह अच्छी तरह से उस बच्चे का देखभाल किया करती। इसके बाद नंदिनी अपनी बड़ी सी कार लेती है और सीधा उसी गांव में पहुंच जाती है जहां पर कभी उसकी ससुराल थी और अपने उसी घर के सामने जाकर अपनी गाड़ी को रोक देती है। अब जैसे ही गांव वाले, वह लोग जो उसके पति को बर्बाद करना चाहते हैं, वह इतनी बड़ी कार को उसके घर के दरवाजे पर देखते तो एकदम से अपने घरों से झांक झांक कर देखने लगते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में इनके घर पर आया कौन है और इतने अमीर व्यक्ति को इसे क्या काम पड़ गया। क्योंकि फिलहाल जो संकेत है वह घर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही लाचार सा पड़ा रहा करता और फिलहाल उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब थी। इसके बाद जो राधिका होती है वह अपनी गाड़ी से उतरती है और जैसे ही वह गाड़ी से उतरती है सभी लोग उसे देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाता कि यह उसकी वही पत्नी है जो 12 साल पहले इसे तलाक दे चुकी थी। क्योंकि अब नंदिनी अच्छी तरह से रहा करती और उसके पास ढेर सारे रुपए थे और कहते हैं ना कि पैसा इंसान की काया को पलट देता है। नंदिनी धीरे धीरे जाकर उस घर के मेन गेट पर पहुंच जाती है और वहां जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है। इसके बाद अंदर से आवाज आती है कि दरवाजा खुला पड़ा है, अंदर आ जाओ। तो राधिका धीरे धीरे उस घर के अंदर जाने लगती है। जैसे ही थोड़ी अंदर जाती है तो देखती है घर के बरामदे के अंदर संकेत, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, वह एक खटिया पर पड़ा हुआ है। इसके बाद नंदिनी जाकर उसे कहती है, संकेत, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे? अब जैसे संकेत नंदिनी की आवाज को सुनता है तो एकदम से उसकी तरफ देखने लगता है और देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि संकेत ने पहली ही बार में नंदिनी को पहचान लिया था। उसकी आवाज के जरिए और उसकी सूरत के जरिए जैसे संकेत नंदिनी को देखता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद भी अपने आप को शांत करता है और अपने घर में आवाज लगाता है और कहता है कि पानी लेकर आओ, यहाँ पर कोई आया है। इसके बाद उसकी बेटी, जिसकी उम्र फिलहाल 6 साल थी, वहां पर आती है और नंदिनी पानी दे देती है। नंदिनी बेटी के बारे में पूछती है और कहती है कि कौन सी क्लास में पढ़ा करती है, तो संकेत कह देता है कि स्कूल नहीं जाया करती, क्योंकि मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं बच्ची को एजुकेशन तक नहीं दे पा रहा हूँ। इसके बाद नंदिनी संकेत से कहने लगती है कि क्या हुआ, इस तरह से क्यों हो गए तुम? तो संकेत, जो अपनी पूरी कहानी राधिका को सुनाने लगता है, वह कहता है कि राधिका, मेरे कुछ ऐसे दोस्त बन गए जो मेरे दोस्त होकर भी मेरे दुश्मन थे और उनकी वजह से यह सब कुछ हुआ। यह बात मुझे जब समझ में आई थी जब मेरे पिताजी के जाने के बाद भी मैं नशे में धुत रहा करता था, और जब मेरी माँ की मौत होने वाली थी तो उससे पहले एक रात मुझे माँ ने समझाया और कहा कि बेटा, तेरे पिताजी तो चले गए हैं, लेकिन इसके बाद मैं भी चली जाऊंगी और फिर तू देख लेना किस तरह से इस घर के अंदर जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद जब माँ की मौत हो जाती है तो मुझे माँ की कहीं वह बातें याद आ जाती हैं और उसके बाद मैं उन दोस्तों से मिलना और शराब पीना बंद कर देता हूँ। लेकिन फिलहाल अब घर के अंदर मैं अकेला रह गया था
और तुम्हारे पास भी नहीं जा सकता था। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था वह बिल्कुल ही सही नहीं था और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, तो तुम्हारा सामना कैसे कर पाता। वैसे भी हम दोनों का तलाक हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू किया जाए। इसके बाद एक दिन अचानक से एक व्यक्ति हमारे घर पर अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आता है और मैं शादी के लिए हामी भर देता हूँ। उस लड़की से मेरी शादी हो जाती है। शादी न होने के बाद वह लड़की मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। लगभग 2 साल के अंदर मेरा और उसका तलाक हो जाता है। तब तक यह बच्ची हो चुकी थी और उसके बाद तलाक के बदले में मोटी रकम मुझसे लेती है और अपने मायके में रहने लगती है। इसके बाद मैं इस बच्ची की देखभाल किया करता हूँ। लेकिन माँ बाप संकेत की हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हुआ करते हैं, लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकते क्योंकि बेटा जवान है और वह दोनों बुजुर्ग हो चले हैं। इसी गम के कारण वह दोनों काफी ज्यादा परेशान रहने लगते हैं और परेशानी के चलते एक दिन संकेत के पिता की मौत हो जाती है। अब जैसे उसके पिता की मौत हुई थी तो उस टाइम तक भी संकेत जी भरकर शराब पिया करता और उसे कोई गम नहीं रहता। इधर जो नंदिनी है वह अपने मायके में रहती है, तो उसके पिता उसकी दूसरी शादी कराने के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा पैसा भी बहुत है, तो तू ऐसा कर, तू दूसरी शादी कर ले, मैं तेरी दूसरी शादी करवा देता हूँ। लेकिन नंदिनी अपने पिता से कहती है कि पिताजी एक बार मेरी शादी हो गई है और आपके ऊपर से शादी का बोझ उतर गया है। मेरे पास मेरा बच्चा है और इसी के सहारे मैं अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लूंगी। आपको कैसी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी वजह से यह बात कह रहे होंगे ना कि मैं आपके घर रहती हूँ। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की मोहलत दो और उसके बाद मैं अपना खुद का काम करूंगी और वहीं पर अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। इसके बाद नंदिनी के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो दरअसल यह कह रहा था कि काफी लंबी जिंदगी है और ऐसे तू कैसे व्यतीत कर लेगी। तो वह कहती है कि मेरे पास मेरा बेटा है और इसी बेटे के सहारे मैं अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगी। नंदिनी का बेटा राधिका के पास था क्योंकि संकेत ने उसको लेने के लिए कभी कोर्ट में कहा ही नहीं कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। उसे तो केवल अपनी आजादी की लगी हुई थी और उसे बच्चे से कोई भी मोह नहीं था। इसके बाद नंदिनी वहां से अहमदाबाद में जाकर रहने लगती है और वहीं पर एक छोटी सी बुटीक खोल लेती है क्योंकि नंदिनी 12वीं क्लास पास थी और उसके बाद उसे सिलाई का काम अच्छी तरह से आया करता था। वह सिलाई की बुटीक खोलती है और वहां पर दिन रात एक करके मेहनत करने लगती है। कुछ पैसे तो उसने बुटीक में लगा दिए थे और बाकी पैसे अपने पिता के पास छोड़ दिए थे और कहा था कि पिताजी जब मुझे जरूरत पड़े, जब आप इन पैसों को दे देना। उसके बाद नंदिनी की बुटीक अच्छी तरह से चलने लगती है और धीरे धीरे उसका चारों तरफ नाम होने लगता है क्योंकि राधिका अपने काम को अच्छी तरह से किया करती और नंदिनी का काम खूब ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद नंदिनी अपने नीचे कुछ कारीगर रख लेती है और खुद कटिंग करके उनको कपड़े सिलने के लिए दे दिया करती और वहां पर काम करते हुए 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर उसकी काम अच्छा खासा चलने लगता है। जो बुटीक से कुछ पैसे कमाकर वह अपना घर भी अहमदाबाद के अंदर ही खरीद लेती है और वहीं पर रहने लगती है। अपना घर हो गया था, अपनी ब्यूटीक हो गई थी और इसके बाद नंदिनी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। धीरे धीरे वह उसी काम में मेहनत करती है और अहमदाबाद के अंदर ही अपनी 10 से 12 बुटीक कर ली थी और इसके बाद कई अलग अलग शहरों में भी छोटी छोटी ब्यूटीक उसने खोल दी थी जिनका बड़ा रूप लेना अभी बाकी था। वह अच्छी तरह से काम किया करती है, अपनी ब्यूटी पर जाकर खुद ही देखा करती है। लेकिन तभी जब उसका बेटा 7 साल का होता है तो एक दिन अचानक से स्कूल से आने के बाद अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, सभी के पापा उनको लेने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे पापा और कब आएंगे, मेरे पापा। अब इस बात को सुनते ही जो राधिका होती है उसे अपने पति की याद तो आती है, लेकिन वह करें भी तो क्या करें क्योंकि उसके पति से उसका तलाक हो गया है। तो वह अपने बेटे को बहका देती है और कह देती है कि बेटा, पापा बाहर कमाने के लिए गए हैं, जब वहां से वापस आएंगे तो तुम्हारे साथ खूब अच्छे से खेलेंगे। ऐसा कहकर बेटे को तो समझा दिया था, लेकिन वह अपने आप को कैसे समझाए क्योंकि उसकी जिंदगी अब अधूरी ही बीतने वाली थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ नंदिनी का तलाक हुए उसे 12 साल हो गए हैं और 12 साल के अंदर उसके पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं।
अच्छी सी गाड़ी उसने खरीद रखी है, जिस गाड़ी से वह अपनी बुटीक का ख्याल रखा करती और वहां पर जाकर खुद से काम को देखा करती, और ज्यादातर वर्कर उसने सैलरी पर रख रखे हैं और अच्छे से उनका सभी का काम चल रहा था। इसके बाद एक दिन अचानक से जब नंदिनी अपनी बुटीक पर बैठी हुई थी, तभी एक महिला उसके पास कपड़ा सिलवाने के लिए आती है, जहां पर उसकी ससुराल थी। तभी बातों में नंदिनी को पता चलता है कि यह महिला उसी गांव की है और एकदम से उसे वह बातें याद आ जाती हैं जब उसका बेटा उसे अपने पापा के लिए पूछा करता था। इसके बाद नंदिनी उससे पूछने लगती है कि वहां पर तो किसी तरह का व्यक्ति रहा करता था, जिनकी शहर में अच्छी खासी दुकान थी और अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे। तो वह कहती है कि हाँ दीदी, मैं जानती हूँ, मेरा घर उनके घर से थोड़ी दूर पड़ता है, लेकिन उनके बारे में सारे गांव को पता है। तो वह पूछने लगती है कि गांव के बारे में क्या पता है। तो उसके बाद वह महिला से पूरी कहानी बता देती है, जिस कहानी को सुनने के बाद नंदिनी को बड़ी हैरानी होती है। अब महिला उससे पूछने लगती है कि दीदी, आप इस बारे में क्यों पूछ रही हो? तभी राधिका उसे बता देती है कि वह उस घर की बहू थी, लेकिन 12 साल पहले उसका तलाक हो गया है। तो इसके बाद वह महिला और भी डिटेल में उस घर के बारे में बातें उसे बताने लगती है, जिन बातों को सुनने के बाद नंदिनी का दिमाग खराब हो जाता है और वह कैसे भी करके फौरन से उस जगह पर जाना चाहती है। इसके बाद नंदिनी अपने बुटीक में काम करने वाली महिला, जिसका नाम होता है शीतला मौसी, उसे कहती है कि शीतला मौसी, मेरा बच्चा स्कूल से आएगा तो तुम उसे अपने घर ले जाना, बाद में आकर मैं उसे अपने पास ले आऊंगी। क्योंकि जब भी नंदिनी को कहीं बाहर जाना होता था तो वह अपने बच्चे को शीतला मौसी के यहाँ छोड़ दिया करती। शीतला मौसी, जिसकी उम्र 65 साल है, और वह अच्छी तरह से उस बच्चे की देखभाल किया करती। इसके बाद नंदिनी अपनी बड़ी सी कार लेती है और सीधा उसी गांव में पहुंच जाती है जहां पर कभी उसकी ससुराल थी, और अपने उसी घर के सामने जाकर अपनी गाड़ी को रोक देती है। अब जैसे ही गांव वाले वह लोग जो उसके पति को बर्बाद करना चाहते थे, वह इतनी बड़ी कार को उसके घर के दरवाजे पर देखते तो एकदम से अपने घरों से झांक झांक कर देखने लगते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में इनके घर पर आया कौन है और इतने अमीर व्यक्ति को इससे क्या काम पड़ गया। क्योंकि फिलहाल जो संकेत है वह घर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही लाचार सा पड़ा रहा करता, और फिलहाल उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब थी। इसके बाद जो राधिका होती है वह अपनी गाड़ी से उतरती है, और जैसे ही वह गाड़ी से उतरती है सभी लोग उसे देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाता कि यह उसकी वही पत्नी है जो 12 साल पहले इसे तलाक दे चुकी थी। क्योंकि अब नंदिनी अच्छी तरह से रहा करती और उसके पास ढेर सारे रुपए थे, और कहते हैं ना कि पैसा इंसान की काया को पलट देता है। नंदिनी धीरे धीरे जाकर उस घर के मेन गेट पर पहुंच जाती है और वहां जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है। इसके बाद अंदर से आवाज आती है कि दरवाजा खुला पड़ा है, अंदर आ जाओ। तो राधिका धीरे धीरे उस घर के अंदर जाने लगती है। जैसे ही थोड़ी अंदर जाती है तो देखती है घर के बरामदे के अंदर संकेत, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, वह एक खटिया पर पड़ा हुआ है। इसके बाद नंदिनी जाकर उसे कहती है, अनिल, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे? अब जैसे संकेत नंदिनी की आवाज को सुनता है तो एकदम से उसकी तरफ देखने लगता है, और देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि संकेत ने पहली ही बार में नंदिनी को पहचान लिया था, उसकी आवाज के जरिए और उसकी शक्ल सूरत के जरिए। जैसे संकेत नंदिनी को देखता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद संकेत भी अपने आप को शांत करता है और अपनी बेटी को आवाज लगाता है और कहता है कि बेटी, पानी लेकर आओ, यहाँ पर कोई आया है। इसके बाद उसकी बेटी, जिसकी उम्र फिलहाल 6 साल थी, वहां पर आती है और नंदिनी पानी लाने वाली बेटी के बारे में पूछती है और कहती है कि कौन सी क्लास में पढ़ा करती है। तो गो कह देता है कि स्कूल नहीं जाया करती, क्योंकि मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं बच्ची को एजुकेशन तक नहीं दे पा रहा हूँ। इसके बाद नंदिनी संकेत से कहने लगती है कि क्या हुआ, इस तरह से क्यों हो गए तुम? तो संकेत, जो अपनी पूरी कहानी राधिका को सुनाने लगता है, वह कहता है कि नंदिनी, मेरे कुछ ऐसे दोस्त बन गए जो मेरे दोस्त होकर भी मेरे दुश्मन थे, और उनकी वजह से यह सब कुछ हुआ। यह बात मुझे जब समझ में आई थी, जब मेरे पिताजी के जाने के बाद भी मैं नशे में धुत रहा करता था, और जब मेरी माँ की मौत होने वाली थी तो उससे पहले एक रात मुझे माँ ने समझाया और कहा कि बेटा, तेरे पिताजी तो चले गए हैं, लेकिन इसके बाद मैं भी चली जाऊंगी,
और फिर तू देख लेना किस तरह से इस घर के अंदर जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद जब माँ की मौत हो जाती है तो मुझे माँ की कही वह बातें याद आ जाती हैं और उसके बाद मैं उन दोस्तों से मिलना और शराब पीना बंद कर देता हूँ। लेकिन फिलहाल अब घर के अंदर मैं अकेला रह गया था और तुम्हारे पास भी नहीं जा सकता था। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था वह बिल्कुल ही सही नहीं था और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, तो तुम्हारा सामना कैसे कर पाता। वैसे भी हम दोनों का तलाक हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू किया जाए। इसके बाद एक दिन अचानक से एक व्यक्ति हमारे घर पर अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आता है और मैं शादी के लिए हामी भर देता हूँ। उस लड़की से मेरी शादी हो जाती है। शादी के बाद वह लड़की मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। लगभग 2 साल के अंदर मेरा और उसका तलाक हो जाता है। तब तक ये बच्ची हो चुकी थी और उसके बाद तलाक के बदले में मोटी रकम मुझसे लेती है और अपने मायके में रहने लगती है। इसके बाद मैं इस बच्ची की देखभाल किया करता हूँ, लेकिन मेरे पास खाने कमाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की है, वह इस घर का और दुकान का सौदा कर देगा। उसके बाद मैं अपना इलाज करवाऊंगा और इलाज करवाने के बाद दोबारा से अपनी बेटी के साथ जिंदगी को व्यतीत करूंगा। इस बात को कहते हुए जो संकेत की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है, यह सारी बातें नंदिनी को पता थीं, लेकिन फिर भी वह संकेत के मुंह से इन सभी बातों को सुनना चाहती थी। उसके बाद जो संकेत है वह थोड़ी देर में शांत होता। तभी वह कहने लगता कि राधिका छोड़ो, मैं भी इन बातों में लग गया। तुम यह बताओ कि तुम कैसी हो और क्या चल रहा है। तो उसके बाद नंदिनी अपने बारे में बता देती है। वह कहती है कि मैं तो अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रही हूँ और तुम्हारा बेटा बार बार कहा करता है कि माँ पापा कहाँ हैं, पापा कब आएंगे। मैंने उसे बहका कर रखा है कि पिताजी तुम्हारे बाहर गए हैं और वह बाहर कमाने के लिए रहा करते हैं, एक दिन कमाकर वापस लौटेंगे। अब इस बात को सुनते ही संकेत की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वह कहने लगता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिला सकती हो। तो नंदिनी कहती है कि एक बार क्या, तुम बेशक से उसके पास ही रह लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर संकेत सोच विचार में पड़ जाता है कि नंदिनी कहती हैं कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है और तुमने सच में अपने आप को सुधार लिया है तो अब तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है और इस बच्ची का फ्यूचर भी मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। ऐसा कहकर राधिका संकेत को और उसकी बेटी को अपने साथ लेकर वहां से सीधा अपने अहमदाबाद में चली जाती है, जहां पर उसने एक बहुत बड़ा घर ले रखा था। सबसे पहले वह संकेत को डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर को दिखाने के बाद वह वहां से वापस आकर अपने घर में रहने लगती है।